प्यारे बच्चों, आज मैं केमिस्ट्री के प्रथम चैप्टर का तृतीय लेक्चर ले रहा हूँ। अभी तक हमने देखा जो मैटर है उसके जो पार्टिकल्स हैं उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं। आज हम देखते हैं कि मैटर की विभिन्न अवस्थाओं के लिए कौन से कारक जिम्मेदार हैं। उन कारकों का अध्ययन करेंगे और पदार्थ की कौन कौन सी अवस्थाएं हो सकती हैं उस पर हम डिस्कशन करेंगे। तो आपने देखा था पार्टिकल्स की विशेषता बताते समय यह कहा गया था कि पार्टिकल्स ऑफ ए मैटर मूव्स कंटिन्यूअसली, अर्थात किसी भी पदार्थ के जो कण हैं वो लगातार गतिमान है। अगर वो लगातार गतिमान है तो इसको गतिमान बनाए रखने का कौन सा कारक है जो इनको गतिमान बनाए रख रहा है, इस पर हम डिस्कशन करेंगे। और एक प्रॉपर्टी हमने देखी थी, उसमें था कि एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को अपनी ओर आकर्षित करता है। तो दूसरी जो स्थिति थी वो आकर्षण करना, आकर्षण। ये दो गुणधर्म थे पार्टिकल्स के पास, जिसके आधार पर हम अवस्थाओं का डिस्कशन कर सकते हैं। तो अगर कोई पार्टिकल गतिमान है तो निश्चित तौर पे उसको गतिमान बनाए रखने के लिए कुछ एनर्जी की आवश्यकता होगी। अगर हम गतिमान हैं, चलायमान हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पे जा रहे हैं, तो निश्चित तौर पे हमारे अंदर कुछ एनर्जी है जिसकी वजह से हम एक स्थान से दूसरे स्थान पे पहुंच पाते हैं। तो निश्चित तौर पे अगर पार्टिकल्स गतिमान हैं, वो लगातार मूव कर रहे हैं, तो उनमें कोई ऐसी एनर्जी जरूर विद्यमान है जो उन्हें लगातार गतिमान बनाए रख पा रहा है, लगातार मूवेबल उनको बनाए रखता है। तो वह एनर्जी कौन सी है? उस एनर्जी को कहा जाता है गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा। काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी। अब मटेरियल्स में काइनेटिक एनर्जी कहाँ से आती है? आप जानते हैं निश्चित तौर पे कोई भी मटेरियल होगा वो किसी एटमॉस्फेयर में होगा, किसी एनवायरनमेंट में रखा होगा, तो उस एनवायरनमेंट का कुछ ना कुछ टेम्परेचर होगा और टेम्परेचर के कारण एक थर्मल एनर्जी विद्यमान होगी। वह जो थर्मल एनर्जी होती है, तापीय ऊर्जा होती है, वही पार्टिकल्स को गति प्रदान करती है, वही पार्टिकल्स को गतिमान बनाए रखती है। तो निश्चित तौर पे इस गतिज ऊर्जा के लिए जो उत्तरदायी कारक है वह है तापीय ऊर्जा। तापीय ऊर्जा, थर्मल एनर्जी। इसीलिए कभी यहाँ पे जो कारकों में बताएंगे कि किस चीज के कारण गतिमान रहता है, तो आप थर्मल एनर्जी भी कहीं कहीं पढ़ सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी भी पढ़ सकते हैं। इसी थर्मल एनर्जी के कारण यह काइनेटिक एनर्जी उत्पन्न हुई, जिसकी वजह से पार्टिकल्स लगातार गतिमान करते हैं। तो आप ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा कि इस तापीय ऊर्जा की वजह से, थर्मल एनर्जी की वजह से ही गतिमान है कण, और जो भी चीज गतिमान होती है तो उसमें चूंकि एक काइनेटिक एनर्जी होती है, गतिज ऊर्जा होती है, इसलिए हम कह पा रहे हैं कि उस पार्टिकल में काइनेटिक एनर्जी विद्यमान है जो कणों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लगातार मूव कराती रहती है। दूसरा यहाँ पे कंसेप्ट है आकर्षण। एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को अपनी ओर आकर्षित क्यों करता है?
जिस आकर्षण की वजह से ये दोनों एक दूसरे के प्रति एक कण दूसरे कण को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है, इसके लिए जो उत्तरदायी फोर्स होता है उसे कहा जाता है अंतराण्विक बल, या इसी को इंटर पार्टिकल फोर्सेस। आगे देखेंगे इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस, कई नाम इसको दिया गया है। यहाँ चूंकि हम अभी मॉलिक्यूल शब्द का उपयोग नहीं कर रहे हैं, इसलिए इंटर मॉलिक्यूलर वर्ड नहीं यूज कर रहे हैं। चूंकि हम कण का यूज कर रहे हैं, इस वजह से हम यहाँ पे इंटर पार्टिकल फोर्सेज इसको कह रहे हैं। आगे की कक्षाओं में आप इसको इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स के रूप में देखेंगे। यहाँ पे इन दोनों के बीच लगने वाला आकर्षण बल है। अब देखिए यहाँ पे एक चीज आती है कि अगर यहाँ पे एक आकर्षण बल काम कर रहा है, अट्रैक्शन फोर्स काम कर रहा है, तो निश्चित तौर पे यह कण इस कण को अपने से दूर जाने से रोकेगा। यह कण अगर इसको आकर्षित कर रहा है अपनी ओर, या यह कण इसको अपनी ओर आकर्षित कर रहा है, तो निश्चित तौर पे उससे दूर होने से बचना चाहेगा। तो आप देख रहे हैं मैटर की अवस्था को जो निर्धारित करने वाले दोनों कारक हैं, एक जो काइनेटिक एनर्जी या थर्मल एनर्जी है, और दूसरी जो आकर्षण बल है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। काइनेटिक एनर्जी तो पार्टिकल्स को दूर दूर करने का प्रयास करती है, लेकिन आकर्षण बल क्या करता है कि पार्टिकल जिससे नजदीक आए। अब इनकी विपरीत प्रकृति, एक दूसरे के विपरीत होना ही पदार्थों के अवस्थाओं के निर्धारण के लिए उत्तरदायी होते हैं। कैसे होते हैं यह भी हम डिस्कस करेंगे इस पर। अब देखिए जैसे हम कहें कि एक पार्टिकल यहाँ पे है, यह जो काइनेटिक एनर्जी है इसको दूर कर रही है, तो आकर्षण बल क्या कर रहा होगा, अपनी ओर इसको खींच रहा होगा। अब इन दोनों में जो प्रबल हुआ, अगर काइनेटिक एनर्जी इसके पास ज़्यादा है और आकर्षण बल कम है, तो निश्चित तौर पे पदार्थ दूर भगेगा, और पदार्थ के जो बीच की दूरी है या जो डिस्टेंस है ये ज़्यादा होगी। यदि काइनेटिक एनर्जी कम है और अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा है, तो पार्टिकल्स के बीच की जो दूरी होगी वो निश्चित तौर पे कम होगी। तो इन अवस्थाओं के माध्यम से हम आगे चल के समझते हैं कि कैसे कोई वस्तु गैस बनती है, कब वह द्रव बनती है, कब वह ठोस बन जाता है। पढ़ते समय हमने बताया था कि जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है, यानी जो आकर्षण बल था, इंटर पार्टिकल फोर्सेस, ये बताया गया था कि ठोस में सबसे ज़्यादा होता है, ठोस में ज़्यादा होता है, गैस में सबसे कम होता है, और द्रव में ये मध्यम होता है। तो यह ठोस के कारण आकर्षण बल कम नहीं या ज़्यादा नहीं हुआ, बल्कि आकर्षण बल ज़्यादा होने की वजह से कोई वस्तु ठोस में कन्वर्ट हो। आकर्षण बल कम होने की वजह से कोई वस्तु गैस में कन्वर्ट हुई। ऐसा नहीं है कि गैस था इस वजह से आकर्षण बल सबसे कम हुआ, बल्कि आकर्षण बल कम था इस वजह से वह गैस में कन्वर्ट हुई। ऐसे ही द्रव में मध्यम है। तो यहाँ से जो निर्धारण हो रहा है किसी पदार्थ का, वो गैस होगा कि द्रव होगा कि ठोस होगा, वो निर्भर करता है अंतराण्विक बल तथा उसकी तापीय ऊर्जा या गतिज ऊर्जा में। मैंने अभी बताया कि ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं।
काइनेटिक एनर्जी और थर्मल एनर्जी एंड इंटर पार्टिकल forces are opposite to each other। दोनों एक दूसरे के विपरीत प्रभाव रखते हैं। कैसे, जरा सा देखें। यहाँ पे गैस है, तापीय ऊर्जा अधिक है। मैंने अभी बताया था कि जब तापीय ऊर्जा अधिक होगी तो निश्चित तौर पे इस साइड में जब हम जा रहे हैं तो जो चीज़ लिखा हुआ है तापीय ऊर्जा, इसका मतलब इधर जाने पे तापीय ऊर्जा बढ़ रही है, और इस साइड में चूंकि इंटर पार्टिकल फोर्सेस लिखे हैं, इधर जाने पर इंटर पार्टिकल फोर्सेस बढ़ रहे हैं। तो जरा सा देखिए कि जब तापीय ऊर्जा बढ़ रही थी तो तापीय ऊर्जा बढ़ते समय क्या होगा, निश्चित तौर पे तापीय ऊर्जा यानी गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, तो अणुओं के बीच की जो दूरी है वो ज़्यादा होगी। और पार्टिकल्स की विशेषता बताते समय मैंने बताया था कि गैसों के पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं। तो जैसे जैसे काइनेटिक एनर्जी या थर्मल एनर्जी में वृद्धि होगी वैसे वैसे पार्टिकल्स दूर होते जाएंगे, और जब दूर होते जाएंगे इसका मतलब वो किस अवस्था में पहुंच रहे होंगे, गैसियस फेस में जाते जाएंगे। यहाँ पे इस फिगर में यही दिखाया गया है कि जैसे जैसे काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, इस साइड में काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, वैसे वैसे पदार्थ गैसियस फेस में पहुंच रहा है। और जैसे जैसे इंटर पार्टिकल फोर्सेस बढ़ रहे हैं, वैसे पदार्थ गैस से द्रव और द्रव से ठोस अवस्था में कन्वर्ट हो रहा है। तो यहाँ पे जो चेंज हो रहा है, इनकी अवस्थाओं में परिवर्तन हो रहा है, वह इन्हीं दोनों के प्रभाव में हो रहा। अंतराण्विक बल जब बढ़ा तो निश्चित तौर पे इन दोनों के बीच में आकर्षण बल अगर अधिक होगा तो ये दोनों नज़दीक नज़दीक रहेंगे, और पार्टिकल्स के बीच की जो दूरी थी वो सबसे कम किस में थी। मैंने प्रॉपर्टीज़ में बताया था कि सॉलिड में उनके बीच की जो दूरी होती है वो सबसे कम होती है, एकदम नज़दीक नज़दीक होते हैं। तो वह इस वजह से होता है कि उनके बीच में इंटर पार्टिकल फोर्सेस या आकर्षण बल ज़्यादा प्रबल होते हैं। तो इस ग्राफ से यह निष्कर्ष निकल रहा है कि जैसे जैसे हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बढ़ाएंगे वैसे वैसे पदार्थ द्रव से गैस से द्रव में और द्रव से ठोस में कन्वर्ट होगा, तथा जैसे जैसे हम काइनेटिक एनर्जी बढ़ाएंगे या थर्मल एनर्जी बढ़ाएंगे वैसे वैसे ठोस द्रव में कन्वर्ट होगा और द्रव फिर गैस में कन्वर्ट होगा। तो यहाँ पे दिख रहा है कि इन अवस्थाओं के लिए उत्तरदायी दो कारक हैं, एक गतिज ऊर्जा और दूसरा अट्रैक्शन फोर्स। इसी से रिलेटेड दो और अवस्थाएं होती हैं पदार्थ की। एक होता है, ये तो हम निचली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं, लेकिन दो और अवस्थाएं कौन कौन सी हैं आज हम उसको भी देखते हैं। प्लाज्मा अवस्था, और एक होती है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। ये दो अवस्थाएं कब होती हैं? इन दोनों से तीनों से तो हम अपनी निचली कक्षाओं में भी परिचित रहे हैं।
किंतु ये क्यों होते थे, कैसे होते थे, आज हमने इसको सीखा। यहाँ पे पदार्थ प्लाज्मा अवस्था क्या होती है और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट क्या होते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करें। लेकिन इससे भी पहले हम इस चीज को यहाँ से हटा करके एक ग्राफ बनाते हैं जिसमें आप कुछ चीजें समझ में आएंगी। हमने बताया कि जब पदार्थ की ऊर्जा में वृद्धि की जाएगी, एक हम यहाँ पे ग्राफ प्लॉट करते हैं, ऐसे हम बना रहे हैं इसको। और केवल एक चीज हम ले रहे हैं, टेम्परेचर इस पर ले रहे हैं। टेम्परेचर या ताप को ले रहे हैं। इधर जैसे जैसे जाएंगे उधर तापमान क्या होगा, बढ़ेगा। और इधर जैसे जैसे जाएंगे, ये तो 0 है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। जैसे जैसे हम इधर जाएंगे वैसे ही हमारा टेम्परेचर कम होता जाएगा। अब आप जानते हैं, आइस की सेंस में ले लें, अगर हम बर्फ ले लें यानी पानी ले लें, H2O ले लें, जल लें, सभी जानते हैं जल की 3 अवस्थाएं होती हैं। एक होता है सॉलिड, एक लिक्विड और एक गैसियस। सॉलिड अवस्था में इसको कहा जाता है बर्फ, द्रव अवस्था में इसी को कहा जाता है पानी या जल, और गैस अवस्था में इसी को कहा जाता है जलवाष्प, वाटर वेपर। यहाँ पे हमें समझना है कि कब कोई जल ठोस में परिवर्तित होगा, कब द्रव में परिवर्तित होगा, कब गैस में परिवर्तित होगा। एक चीज हम जानते हैं कि जब 0 डिग्री सेंटीग्रेड आ जाता है तो हम कहते हैं बर्फ का जो टेम्परेचर होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। इस अवस्था में तो बर्फ रहती है। जब हम इसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो कुछ दूर तक तो इसका टेम्परेचर 0 ही बना रहेगा। यहाँ से जब टेम्परेचर को बढ़ाते हैं हम, तो यह कुछ इस ढंग से बढ़ता है। फिर जब यह 100 डिग्री के आसपास पहुंच जाता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड, तो यही चीज वाष्प में बदल जाती है। तो यहाँ पे इस अवस्था में तो ये ठोस अवस्था में है, इस अवस्था में यह द्रव अवस्था में है, सेम वही पदार्थ, और यहाँ के बाद यह गैस फेस में हो जाता है, गैस बन जाता है। कैसे, जरा सा देखिए। हमने बताया था, मान लीजिए यहाँ पे कोई पदार्थ है, बर्फ ले लिया हमने और ये नज़दीक नज़दीक सट के बैठे, और आप जानते हैं सॉलिड के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, आकर्षण बल ज़्यादा होता है, जिससे उसके कण एक दूसरे के नज़दीक नज़दीक बैठे होते हैं। और एक चीज़ और बताई गई थी, जो तापीय ऊर्जा होती है वो इस आकर्षण बल के विपरीत नेचर की होती है। यानी जब टेम्परेचर को हम बढ़ाएंगे तो उसके आकर्षण बल कम हो जाएंगे, उसकी गतिज ऊर्जा ज़्यादा होगी। अर्थात जब हम इसके टेम्परेचर को बढ़ा रहे होंगे, तापमान बढ़ रहा है, तो जो ठोस है उसके कण क्या होंगे, वो दूर दूर भागना शुरू कर देंगे। और जब दूर दूर हो जाएंगे कण, तो निश्चित तौर पे आप जानते हैं कि द्रव की अवस्था में उनके बीच की दूरी मध्यम होती है। तो ताप बढ़ाने से यह इस अवस्था में आ गया, और मध्यम आने का मतलब है कि यह द्रव में परिवर्तित हो गया, और ये ठोस था। अब हम इसके टेम्परेचर को और आगे बढ़ाते चले जाएं। जब इसके तापमान को हम और आगे बढ़ाएंगे
तो एक अवस्था ऐसी आएगी 100 डिग्री सेंटीग्रेड। 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे आप जानते हैं जो पानी है वो उबलने लगता है, और उबल करके वो किस में कन्वर्ट होने लगता है? वाष्प में। वाष्प का मतलब गैसियस फेस ऑफ वाटर। अब यह पदार्थ किस में कन्वर्ट हो गया? गैस में कन्वर्ट हो रहा। क्यों हुआ? जब हमने इसका टेम्परेचर और बढ़ा दिया तो अब द्रव के भी कण इस दूरी पर नहीं रहेंगे, टेम्परेचर की वजह से इनकी गतिज ऊर्जा और बढ़ जाएगी, और जब गतिज ऊर्जा और बढ़ जाएगी तो निश्चित तौर पे ये और दूर दूर फैल जाएंगे, और जब और दूर दूर फैल जाएंगे तो निश्चित तौर पे यही द्रव किस में कन्वर्ट हो जाएगा? गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। क्योंकि हम जानते हैं कि गैसों के अणुओं के बीच की जो दूरी होती है वो काफ़ी अधिक होती है। तो जो अभी तक ठोस था उसमें हम टेम्परेचर जब बढ़ाए तो वो किस में कन्वर्ट हो गया? द्रव में। और जो द्रव था उसका जब टेम्परेचर बढ़ाया गया तो किस में कन्वर्ट हो गया? गैस में कन्वर्ट। अब एक अवस्था आती है, यदि हम इस टेम्परेचर को और अधिक बढ़ाते चले जाएं, इस टेम्परेचर को और अधिक बढ़ाते चले जाएं, तो यहाँ पे हम इसे मिटा दे रहे हैं। इस टेम्परेचर को और अधिक बढ़ाते चले जाएं, बढ़ाते चले जाएं, बढ़ाते चले जाएं, तो एक ऐसी अवस्था आती है जो ये गैस था वह आयोनाइज फॉर्म में आ जाता है। आयोनाइज फॉर्म का मतलब यह 2H प्लस फॉर्म में तथा OH माइनस आयन के रूप में टूट जाता है। यानी इसका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो H2O था, आप जानते हैं कि जल H2O से बनता है, जल का हाइड्रोजन आयन अलग हो गया और जो ऑक्सीजन आयन था वो अलग हो गया। और यह जो टेम्परेचर है ये 5000-6000 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास जब टेम्परेचर पहुंचता है तब यह अवस्था आती। तो इसी अवस्था को कहा जाता है प्लाज्मा स्टेट। यही स्टेट है प्लाज्मा स्टेट। प्लाज्मा। और यदि आप जानते हैं कि ठोस है, ठोस को अगर हम ठंडा कर दें, देखिए गैस को गर्म करने पर तो हमको प्लाज्मा मिला, किंतु यदि हम इस ठोस को और ठंडा करते चले जाएं और इसको इतना ठंडा करें कि यह नीचे आते आते -273 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास पहुंच जाए, जब इस ठोस का तापमान -273 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास आ जाएगा, तो यहाँ पे जो अवस्था मिलेगी इस पदार्थ की वही कहलाएगा बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। इसी को हम कहते हैं बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। अब इसकी क्या विशेषता होगी जरा सा देखिए। यह जो टेम्परेचर होता है इसको नाम दिया जाता है परम शून्य, परम शून्य ताप। अर्थात पूरी सृष्टि में इससे कम टेम्परेचर संभव नहीं है। पूरी सृष्टि में इससे कम टेम्परेचर संभव नहीं है। अब अगर इससे कम टेम्परेचर संभव नहीं है तो निश्चित तौर पे इस ताप की विशेषता होती है कि जो भी कण होंगे, किसी भी पदार्थ में विद्यमान कणों की जो मूवमेंट है वो शून्य हो जाती है। ठोस अवस्था में मैंने बताया था कि पार्टिकल्स कुछ न कुछ मूवमेंट करते रहते हैं, वाइब्रेशनल मोशन करते रहते हैं, कंपन करते रहते हैं, किंतु जब टेम्परेचर को हम बहुत ठंडा कर दें, -273 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास ले आ दें, तो जो ठोस में विद्यमान पार्टिकल्स हैं उनका मूवमेंट एकदम समाप्त हो जाता है। और जब मूवमेंट समाप्त हो जाता है इसका मतलब उसके कण कंपन भी नहीं करेंगे, तो वह जो अवस्था प्राप्त होगी
उसी को कहा जाता है बेक या बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। तो यह वह अवस्था है जिस पर कणों की गति शून्य हो जाती है, शून्य हो जाती है। डेफिनेशन में बताया गया है जो पार्टिकल है वो हमेशा गतिमान है, गति करता रहता है, लेकिन यहाँ आप देख रहे हैं कि एक ऐसी अवस्था आ जाती है जब उसकी गति शून्य हो जाती है। तो इस स्पेसिफिक कंडीशन वाले पदार्थ को ही हम क्या कहते हैं, बेक या बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट कहते हैं। हमारे कोर्स में बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट या प्लाज्मा नहीं है, किंतु यहाँ पे डेफिनेशन आपके नोट्स में आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, आप उसको देखिएगा। हमें जो डिटेल में पढ़ना है वो सॉलिड, लिक्विड और गैसियस फेज के बारे में पढ़ना है। तो इस चीज़ को हम डिटेल में करेंगे। यहाँ पे बस आज हम इतना ही रखते हैं। कल हम ठोस, द्रव और गैस के बारे में, इनकी अलग अलग क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकती हैं, उस पर हम डिस्कशन करेंगे। थैंक यू।